नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अप्रैल के प्रतियोगिता दर्पण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च की प्रतियोगिता दर्पण पे काम हो चुका है। हम प्रतियोगिता दर्पण में बस इतना बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और इस प्रतियोगिता दर्पण में करंट अफेयर्स के लिए क्या छोड़ देना है, और साथ ही कुछ मसले अगर किसी टॉपिक से लिंक हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उसको आपके कोर सब्जेक्ट से लिंक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मानना है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की ही घटनाएं आपके किसी न किसी रूप में कोर सब्जेक्ट से जुड़ जाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम आपको एक एक टॉपिक को बताएं कि इसमें से करंट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और इसे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि इसमें आपका जो पीडीएफ जो है प्रतियोगिता दर्पण का, इसमें आपको चीज़ें बेहतर दिखाई नहीं देंगी। हम आपको पेज नंबर बोल दूंगा और उसमें जो टॉपिक है वो हम बता देंगे कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन छोड़ना है। तो जब भी आप प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करें तो अपने उसका जो बुक है अपने पास रखें और उससे मिलान करके अपनी चीज़ों को चाहें तो आप रिकवर कर सकते हैं कि इस प्रतियोगिता दर्पण में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मूल उद्देश्य है ये बताना कि इसमें आपको क्या छोड़ देना है। क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारे करंट अफेयर्स है, क्या क्या पढ़ेगा। व्यावहारिक नहीं है कि आप करंट अफेयर्स के एक एक बिंदु पढ़ के जाएं। उसमें कई करंट आपके एग्जाम के लिए प्रासंगिक होते हैं और कई नहीं होते। हम समझते हैं कि 2 से 3% ही करंट अफेयर्स में आपके एग्जाम के लिए प्रासंगिक होते हैं, रिलेवेंट होते हैं। बाकी मैटर आपके एग्जाम के लिए उतने रिलेवेंट नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि आइडिया नहीं होने की वजह से हम लोग सब पढ़ते चले जाते हैं। सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी नहीं है। कौन कौन बात महत्वपूर्ण है ये तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में बीपीएससी या कोई अन्य एग्जाम कैसे करंट क्वेश्चंस उठाती हैं। तो आपके प्रीवियस ईयर पे अगर प्रैक्टिस है तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। वैसे ये एक जो आपका पेज नंबर 7 में एक मोटिवेशनल लेख होता है, तैयार रहिए। हर चीज़ के लिए आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है। आज मैं ये पीडीएफ अप्रैल प्रतियोगिता दर्पण पे वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर भी मैं मेंटली तैयार हुआ हूँ तभी बना पा रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ के, घर से निकलना है, किसी के शादी और विवाह में जाना है, कोई एग्जाम देना है, हर चीज़ के लिए पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। तो इसलिए इस लेख को एक बार पढ़ लीजिए, तैयार रहिएगा क्या मतलब है, शायद इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिले। जो मूल बात है वो ये है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपको देख लीजिए, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसमें पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है PSLV C55, PSLV C52, ये आप देखेंगे यहां से प्रश्न करंट अफेयर्स में पीछे एग्जामों में उठाया जा चुका है पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, अब PSLV C52 की जो उड़ान द्वारा 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण, ये टॉपिक आपको पढ़ना है राष्ट्रीय घटनाक्रम में, और पेज नंबर 9 में ये है, आपको पेज नंबर 9 में आपको मिल जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि ये जो PSLV C52 है ये दरअसल 14 फरवरी 2022 को इसरो ने इसे प्रक्षेपित किया है, इसरो ने। और ये आप जो यहां देख रहे हैं, यहां लिखा है कि EOS 3, और ये जो प्रक्षेपित किया है वो EOS 4, और EOS 3 पूछ चुका है करंट अफेयर्स में। ठीक है, PCS एग्जाम में आप चेक करेंगे तो EOS 3 पूछा जा चुका है। तो इसलिए EOS 4 की पूछने की भी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि कम से कम ये तो PCS ने क्वेश्चन पूछ के इस टॉपिक को तो ऑथराइज कर ही दिया कि यहाँ पे PCS के इन घटनाक्रमों पे ध्यान रहता है। तो इस कारण से राष्ट्रीय घटनाक्रम में आपको PSLV C52 को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, और 14 फरवरी 2022 को ही लॉन्च किया गया, उसको भी देख के जाइएगा। ठीक है, डेट को ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का मतलब है। बाकी जो 14 वर्ष की सेवा के पश्चात इसी पेज में एक मिलेगा, संचार उपग्रह इनसेंट 4B सेवा मुक्त किया गया। इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट पेज में चले हम। नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 10, मैं पेज नंबर बता दे रहा हूं कि अगर यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके पास अप्रैल का तो प्रतियोगिता दर्पण होगा ही, वहां से आप उसको रिकवर करेंगे। ठीक है, हर चीज़ पीडीएफ में पढ़ना उचित नहीं है, वहां से आप किताब को खरीदिए, मार्केट से लीजिए, उसको फिर अंडरलाइन कीजिए कि क्या उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या नहीं है ना। पीडीएफ में भी अगर कर पाने में संभव है तो बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएल 2022 की जो खिलाड़ियों की नीलामी हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर हम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईशान किशन लग रहे हैं। क्योंकि ईशान किशन जो है वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और बिहार से ही संबंधित हैं, तो इस कारण से हमें लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे महंगा खिलाड़ी या सबसे ज़्यादा वैल्यू पे बिकने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ईशान किशन, और चूंकि बिहार के हैं इस कारण से बीपीएससी के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो ईशान किशन को ध्यान रखिएगा पेज नंबर 10 में। ठीक है, पेज नंबर 11 पे बात करते हैं। तो पेज नंबर 11 में आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा नौसड़िक बेड़े की समीक्षा। ये जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, है ना, जो ये नौसैनिक बेड़े की समीक्षा किए हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि फ्लीट रिव्यू फरवरी 2006 में तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समक्ष पूर्वी तट पर संपन्न हुआ था। श्री रामनाथ कोविंद नौसैनिक बेड़े के निरीक्षण करने वाले भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। ये 11वें राष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, ये फ्लीट रिव्यू आयोजित जो हुआ है नौसेना का, उसकी इस बेड़े की समीक्षा करने वाले। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो इसमें कई ऐसे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस रिव्यू के तहत सर्वप्रथम राष्ट्रपति का जो स्वागत 21 तोपों की सलामी से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया है, और उसके पश्चात जो मूल बात इसमें है कि नौसेना जो स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती फोर्स आईएनएस सुचित्रा, ये जो आईएनएस सुचित्रा है, आईएनएस सुचित्रा, इस पे आपको एक वर्क करना चाहिए। आईएनएस सुचित्रा जिसे राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट योट या फिर राष्ट्रपति यॉट नाम दिया था, है ना, तो इसको जरूर आप ध्यान में रख के जाएं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईएनएस सुचित्रा है, ये इस नेम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि स्वदेश निर्मित है। तो ये केवल इस बॉक्स को पढ़ लो तो इसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपके निकल के सामने आएंगे, तो इसको आप पढ़ लेना है। उधर आईपीएल का तो काम मैंने बहुत आसान कर दिया। ठीक है, आईपीएल में तो केवल आईएनएस केवल ईशान किशन के ही बारे में कहें। पेज नंबर 11 में सिर्फ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो नौसैनिक बेड़े की समीक्षा है वो पढ़ना है। पेज नंबर 12 देखो, पेज नंबर 12, और इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का लोकार्पण। तो करेंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो स्टैचू ऑफ जो इक्वालिटी है ये भारत की नहीं, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सबसे ऊंची प्रतिमा होने जा रही है, 216 फीट की। ठीक है, इससे पहले सरदार पटेल वाली जो बनी है वो है। तो आप याद रखना कि ये 5 फरवरी को इसको नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। 5 फरवरी उस दिन सरस्वती पूजा था, बसंत पंचमी था, 5 फरवरी 2022। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि भाई स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसके नाम का है, तो रामानुजाचार्य का है। कब लोकार्पण हुआ, तो 5 फरवरी 2022 का। कितनी फीट ऊंची है, तो भाई 216 फीट, चूंकि दूसरी सबसे बड़ी ऊंची है। और कहां पे स्थापित किया गया है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। तो तेलंगाना के हैदराबाद
में स्थापित है। इतना तो आपको बेसिकली इसको पढ़ते ही आपको मिल जाएगा। इनका जन्म 1017 में हुआ था तमिलनाडु के अंदर, चोला साम्राज्य के अंतर्गत। नहीं, 120 वर्ष जिंदा रहे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आगे भी पीढ़ी में दिया हुआ है, लेकिन लिंकिंग इनसे क्या हो सकता है आपको पता होना चाहिए कि इनसे लिंकिंग, एक लिंक ये होता है कि इनका जो दर्शन है विशिष्टाद्वैत, वो पूछा जा सकता है। रामानुजाचार्य का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैत, ये किनका दर्शन है ये पूछा जा सकता है। और ये पूछा क्या जा सकता है, ये तो ऑथराइज्ड क्वेश्चन है, पेटेंट क्वेश्चन है कमीशन का, अक्सर पूछा जाता है मिलान करने में। तो विशिष्टाद्वैत। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि ये वैष्णव संत हैं, वैष्णव संत, और इनके जो गुरु हैं इनका यमुनाचार्य, जो अलवार संत परंपरा से संबंधित थे। अलवार, ये अलवार और नैनार दक्षिण भारत में संत परंपरा के से जुड़े हुए लोग, जुड़ी हुई संगठनें थी। जैसे अलवार वैष्णव संत से, नैनार शैव संत थे, तो नैनार शैव थे और अलवार वैष्णव थे। ये स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको नैनार, तो मान लीजिए शैव थे, तो चलिए यमुनाचार्य, अगर हम रामानुजाचार्य से अगर कनेक्ट करें तो चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता उतना, लेकिन ये आम तौर पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नैनार किस संत परंपरा से जुड़े हुए थे। तो शैव धर्मावलंबी थे, शैव परंपरा से जुड़े हुए थे। लेकिन जो अलवार है ये तो पूछा जा सकता है। अलवार परंपरा जो वैष्णव परंपरा है, इससे तो डायरेक्ट रामानुजाचार्य की का संबंध है, क्योंकि यमुनाचार्य इसी परंपरा से संबंधित थे और यमुनाचार्य रामानुजाचार्य के क्या थे, गुरु थे। और रामानुजाचार्य यमुनाचार्य के शिष्य थे और यमुनाचार्य इनके गुरु थे। अब इसी शिष्य परंपरा में, इसी वैष्णव शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य हैं, ये जो रामानुजाचार्य हैं विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक, इनके भी गुरु शिष्य परंपरा में देखेंगे तो इनके शिष्यों में रामानंद हैं और रामानंद के शिष्यों में कबीर हैं, सूरदास हैं, नहीं रैदास हैं। तो ये परंपराएं लिंक हैं। ये मतलब डायरेक्ट भी लिंक हो सकता है। अगर कबीर से प्रश्न आ जाता है, रामानंद से प्रश्न आ जाता है, तो ये नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन से, कहीं ना कहीं इस मुद्दे से प्रेरित होकर ये क्वेश्चंस लिंक किए जाएंगे या पूछे जाएंगे। आपको लगेगा कि हिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन वो कहीं ना कहीं करंट की घटना से लिंक है। तो करंट की घटना में ये चीजें हो रही हैं, लेकिन रामानुजाचार्य करंट के तो आदमी नहीं है, समसामयिक आदमी तो नहीं है, समकालीन आदमी तो नहीं है। ये समकालीन समय में ये चर्चा के विषय हैं। इस कारण से ही आपके कोर विषय से जुड़ सकता है। तो ऐसे भी लिंक करना पड़ता है। पता चला कि ये बातें इसमें है ही नहीं, अब पता चला कि सटा के पूछ दिया अलवार। तो इसलिए ध्यान रखना है, तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ने के साथ साथ कुछ टॉपिक लिंक भी होता है, सो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अहमदाबाद में जुलाई 2008 में, ये टॉपिक छोड़ दे, पेज नंबर 12 में अहमदाबाद में जुलाई 2008 में श्रृंखलाबंद बम विस्फोटों में 11 लोगों को मृत्यु दंड जो दिया गया है, सॉरी 11 लोगों की मृत्यु हुई थी और बाकी उसमें जो कारावास की सजा मिली 38 लोगों को, उसमें ये आपके काम का नहीं है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हेतु ऑपरेशन गंगा, जो ऑपरेशन गंगा है ये महत्वपूर्ण है, इसको यहां पढ़ लीजिए, नहीं तो स्पेशल ऑपरेशन गंगा पे हमने प्रिडिक्शन में वीडियो दे रखा है, आप उसे भी सुन लें। ऑपरेशन गंगा बहुत हिट ऑपरेशन है, बहुत फेमस ऑपरेशन, तो आपको ध्यान भी रहेगा, और नहीं ध्यान है तो हमने इस पे स्पेशली एक वीडियो बना रखा है। यानी कि ऑपरेशन गंगा महत्वपूर्ण है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस महासंघ के प्रशासन हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासक की नियुक्ति, इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम के लिए। पेज नंबर 12 तक आपका काम हो चुका है प्रतियोगिता दर्पण में। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज में आपका देख लीजिए 13 नंबर पेज है, 13 नंबर पेज, और 13 नंबर पेज में आपको दिया है कि चारा घोटाले के अन्य मामले में राजद प्रमुख श्री लालू प्रसाद यादव को 5 वर्ष के कारावास की सजा। यह भी महत्वपूर्ण नहीं है, यह भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। पता चलता है कि जब पढ़ते हैं तो सब पढ़ने के चक्कर में सब कुछ आप पढ़ने लगते हैं एकदम। अब आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आ जाइए।
अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, पेज नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पेज नंबर 15 में दिया हुआ है कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए 25,000 टन गेहूं की पहली खेप की आपूर्ति भारत ने की। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अफगानिस्तान पे इतना बात हो चुका है ना, इतनी बातें हो चुकी है अफगानिस्तान पे, प्रॉपर मैपिंग आपको कर लेना है एक, बस उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंस नहीं है। नेपाल में मुख्य न्यायाधीश राणा के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। पेज नंबर 15 में, पेज नंबर 15 में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो है फ्रैंक वाल्टेयर। फ्रैंक वाल्टेयर ये प्रमुख हो सकते हैं, वाल्टेयर, क्योंकि फ्रैंक वाल्टेयर स्टेनमियर जर्मनी के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं, जर्मनी के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं, तो ये आदमी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में 16 नंबर पेज में देखेंगे दिया हुआ है कि G20 शिखर सम्मेलन, G20 तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, G20 तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना, G20 को पढ़ लेना भाई, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण हो सकता है कि एक तो 2021 में इसका आयोजन स्थल इटली था, 17 नंबर, ये 16 नंबर, 30 से 31 अक्टूबर में इटली में आयोजन G20 का। फिर 2022 में बाली में इंडोनेशिया में प्रस्तावित, फिर 23 में भारत में प्रस्तावित है, तो 23 वाला हो सकता है कि महत्वपूर्ण हो जाए कि 2023 में G20 कहाँ प्रस्तावित है। तो ये एक तथ्य है जो पूछ देता है G20 शिखर सम्मेलन को लेके। तो ये पूरा ग्राफ पढ़ लीजिएगा, जो लेटेस्ट जो G20 शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है 2023 में भारत में, वो और इससे पहले जहां हुआ है वो, चाहे 2022 में भी प्रस्तावित है, और 2021 वाला और 22 वाला भी, 23 वाला भी, तीनों डाटा ध्यान रखिएगा। 2021 वाला तो हो गया, लेकिन 2022-23 वाला क्या रखना है, जहां जहां प्रस्तावित है ध्यान रखना। 2022 वाला बाली में प्रस्तावित है और 2023 वाला भारत में प्रस्तावित है, तो हम समझते हैं कि इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आप देखेंगे लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में 46वां स्थान। इस पे भी देखिएगा कि हमने वीडियो बना रखा है, स्पेशली रैंक का मैंने वीडियो बना रखा है भारत के संदर्भ में, तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा। हम डायरेक्ट इसके आंकड़ों पे चलते हैं। लोकतंत्र सूचकांक का जो आंकड़ा है आप देखिएगा यहां दिया हुआ है, इस पे स्पेशली वीडियो हमने बना रखा है, अलग से बना रखा है, यूट्यूब पे आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। लोकतंत्र सूचकांक में भारत, इसमें जो 10 जो शीर्ष देश हैं उसमें नॉर्वे पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पे फिनलैंड है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, तो ध्यान रखेंगे। फर्स्ट नंबर नॉर्वे, ठीक है, भारत का रैंक आपको पता चल ही गया कि कितने नंबर पे है, 46 नंबर पे है। इतना आपको ध्यान रखिए, बस पीटी का एग्जाम देना है, आंकड़े ध्यान रखना है, भारत का रैंक खासकर ध्यान रखना है, 46, वहीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आप इसी पेज में, पेज नंबर 17 में, चीन द्वारा ही रॉकेट से 22 उपग्रहों का प्रक्षेपण, ये सब आप कैंसिल कर दीजिए। बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने 30 माह बाद ही चुनावों का संकेत दिया, ये भी आप कैंसिल कर दीजिए। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, समय की बर्बादी है, आप क्यों इतना समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, भारत संयुक्त अरब अमीरात शिखर वार्ता, आप जो शिखर वार्ता है संयुक्त अरब अमीरात का भारत के साथ, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। रूस यूक्रेन, पेज नंबर 18 में, रूस यूक्रेन युद्ध से संपूर्ण विश्व पर संकट के बादल। प्रतियोगिता दर्पण में यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस पे वीडियो हमने दिया हुआ है। ठीक है, उतना ही सफिशिएंट है, काफी है, टेंशन, केवल आपको यूक्रेन का मैपिंग कर लेना है, आसपास के जो ब्लैक सी है उसके मैपिंग कर लेने हैं, क्वेश्चंस लिंक से वहां से बन जाएंगे आपको। ये पढ़ के समय बर्बाद होगा,
ठीक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सटे हुए देशों को का आप एक क्या कहते हैं, सटे हुए देशों का आप एक मैपिंग कर लीजिए, ब्लैक सी का मैपिंग कर लीजिए, जो अभी मेरा वीडियो देखेंगे तो सब पे मैपिंग आपको मिल जाएगा। साथ ही आप चाहें तो इसके अलावा भी कुछ अगर करना चाहे ब्लैक सी की मैपिंग या यूक्रेन की मैपिंग के अलावा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन देश हैं, उसमें कितने देश हैं, नाटो में कितने सदस्य देश हैं, वो आंकड़े चाहें तो आप अपडेट करके जा सकते हैं। इससे हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं या कौन से देश यूरोपीय यूनियन में नहीं हैं, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर नाटो में कौन से सदस्य शामिल हैं या नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, लिंक करके सवाल पूछा जा सकता है। तो आप एग्जाम देने से पहले इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पेज नंबर सीधे पेज नंबर 21 में, तो पेज नंबर जो 21 है वहां पे आप ऐसा कीजिए कि 2021-22 में देश के में खाद्यान्न सहित अधिकांश उपजों के रिकॉर्ड उत्पादन, कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान। ये तो आपके आर्थिक समीक्षा बजट में भी इसके आंकड़े दिए गए होंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो अग्रिम अनुमान है ये ध्यान रखिए। तो इस अग्रिम अनुमान के हिसाब से कुल खाद्यान्न जो 2022 का जो 21-22 का जो है वो 316.06 जो आपका आंकड़ा है वो आप ध्यान रखिए मिलियन टन में, ठीक है। दूसरा अग्रिम अनुमान देखिएगा, पढ़िएगा तो सीधे ग्राफ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि चावल गेहूं का भी उत्पादन कितना हुआ है। आप इसमें चाहेंगे चावल गेहूं दाल, तो ये अलग से ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा राज्य सबसे आगे है उत्पादन में। आप चाहें तो आंकड़ों को अपडेट करके जा सकते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी खाद्यान्न उत्पादनों के अगर देखा जाए ये दूसरे अग्रिम अनुमान का जो दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि 2021-22 का आपको आर्थिक समीक्षा पूछ रहा है कि 2022-23 का बजट से सवाल पूछा है कि आपको 2021-22 का द्वितीय अग्रिम अनुमान पूछा है। ये आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही इस सब क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे पेज में हम बढ़ते हैं, पेज नंबर 22। वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको आंकड़े बता रखा है, जो मेन चीज है मैंने बता दिया, बाकी आप चाहें तो रगड़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है सर, ठीक है। कृषि के आधुनिक रूप दे, पेज नंबर 23 में कृषि को आधुनिक रूप देने के लिए 100 किसान ड्रोन्स का उद्घाटन। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां देख रहे हैं मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत एकदम ओपनिंग कर रहे हैं, एकदम ऐसे करके, तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मोदी जी का जहां मुंह लग जाए ना, मोदी जी के जहां मुंह दिखाई देते करंट अफेयर्स में, तो वहां पढ़िए लीजिएगा, ठीक है। ये ना कि मोदी जी के मुंह देख के भड़क जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा कि क्या कर रहे हैं वो। जो इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उस पर आपको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। साथ ही आप इसी पेज में आप देख सकते हैं कि भारत में दूरसंचार परिदृश्य दिसंबर 2021 के अंत की स्थिति बता रहा है। तो इसमें इतना कुछ अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो सीधे एक तो इससे जुड़ा हुआ जो ट्राई है, इस पे तो एक आप एक स्वतंत्र काम कर सकते हैं कि ट्राई कैसा संगठन है, ट्राई करती क्या है, ठीक है। तो एक तो ट्राई पे आप स्पेशली काम कर सकते हैं। साथ ही अगर इतना नहीं पढ़ना है तो सीधे यहां पे आइएगा, यहां पे ट्राई वाले में सीधे इस आंकड़े में आएगा विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेली डेंसिटी। तो टेली डेंसिटी में एगो बिहार वाला दिया है, बिहार का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, 53.71, और फिर यहां संपूर्ण भारत का देख लीजिएगा 85.91। और इतने से काम हो जाएगा। एगो ट्राई पे आप स्पेशली एक वर्क सर्च कर लीजिएगा बस। बाकी आप चाहें तो आपको इन डिटेल जानकारी चाहिए तो पढ़ते रहिए, उतना कोई बात नहीं। करेंट अफेयर्स है ना, करेंट अफेयर्स में छोड़ने की कला अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छे से करेंट अफेयर्स पकड़ सकते हैं, ठीक है।
तो इतना ध्यान रखना। पेज नंबर 24 पे ये मैंने काम करवाया है। बाकी उसी पेज नंबर 24 में लिखिए, देखिएगा एक बॉक्स में टॉपिक है कि भारतीय सहित अधिकांश देशों में 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन वृद्धि में अमेरिका के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान। ये आपको देखना है, लेकिन ये वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि में भारत का दूसरा स्थान है अमेरिका के बाद। लेकिन अगर नीचे जाएंगे तो इसका आंकड़ा दिया हुआ है, आप देखिए नीचे में क्या आंकड़ा दिया हुआ है, ये देखिए यहां पे जो आंकड़ा दिया हुआ पेज नंबर 25 में कि विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पादक देश, तो वृद्धि में देखेंगे तो अमेरिका नंबर 1 पे है, वृद्धि में तो 8.3%, और भारत इसके दूसरे नंबर पे है कि इसका प्रतिशत है 17.8%। लेकिन उत्पादन में जो चीन है वो पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे भारत है। वृद्धि दर में अमेरिका जो है नंबर 1 पे है और भारत दूसरे नंबर पे है, ये अंतर है। तो ये यहां पे साफ इस बॉक्स में दिया हुआ है। तो चीन, भारत, जापान, अमेरिका, ऊपर के 4 देशों को ध्यान रखिएगा प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों में, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पेज नंबर 25 में। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चले, पेज नंबर 25 में और कुछ, हाँ पेज नंबर 25 में देखेंगे कि इसी में कि बैंकों से ली हुई ऋण राशि के घोटाले का अब तक का सबसे बड़ा मामला उजागर। छोड़ दीजिए। भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्वतंत्र व्यापार हेतु व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये बिल्कुल करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आए तो 2021-22 की छठी अंतिम मौद्रिक नीति में भी रेपो दर व बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। देखिए यहां पे यदा कदा हो सकता है कि आपको पूछ दे कि जो बैंक दर है उसमें बैंक रेट कितना है। तो बैंक रेट सब में देखिएगा, रेपो रेट 4, रिवर्स रेपो रेट 3.35, फरवरी 2022 की स्थिति है। बैंक दर 4.25। तो यहाँ रेपो दर के हिसाब से अगर देखें तो बस उसका डिफिनेशन ध्यान रखिएगा, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। तो केवल रेपो ही नहीं, बैंक दर, रेपो, रिवर्स रेपो, सबकी परिभाषा आपको ध्यान में होनी। कभी कभी आंकड़े नहीं पूछता, अक्सरहा इसके डिफिनेशन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, निम्न में से रेपो दर की परिभाषा, रेपो को परिभाषित करता है, विकल्प ABCD दे देगा और परिभाषा दे देगा। उसमें जो एग्जैक्ट परिभाषा है आपको उत्तर लेना पड़ सकता है, तो थोड़ा पढ़ के जाना होगा। ठीक है, इसी पेज में देखिएगा, देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा का मुंबई में शुभारंभ, इसे आप पढ़ के जाएं। पेज नंबर 26 का काम हो गया अप्रैल प्रतियोगिता दर्पण में। पेज नंबर 27 में आप आए तो 2021-22 में राष्ट्रीय आय NSSO के दूसरे अग्रिम अनुमान। तो ये जो अग्रिम अनुमान है हम सिर्फ उसी पे बात कर लेते हैं कि क्या है। तो एक चालू कीमत पे राष्ट्रीय अनुमानित होता है और एक स्थिर कीमत पे। तो आप देखेंगे प्रति व्यक्ति आय जो है आपका जो स्थिर मूल्यों पे है, तो स्थिर मूल्यों पे जो आपका प्रति व्यक्ति आय है वो 2021-22 में 91,723 रुपया प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है और ये आपका स्थिर मूल्य पे है। और वहीं आपका प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों पे 2021-22 में 149,848 के आसपास है। सो आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये आंकड़े में पेज नंबर 27 में 5वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्थिर मूल्य में भी और चालू मूल्य में भी। बस इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बाकी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ते रहिए, बहुत है। एक चीज आपको
और भी ध्यान रखना है, और वो है पेज नंबर 28। एक तो इंदौर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन संयंत्र का लोकार्पण, देखिए यहां भी मोदी जी के फोटो है। तो करेंट अफेयर्स में जब मोदी जी के खासकर फोटो दिले हैं, वो तो एकदम आत्मसात करके जाइए, ठीक है। आप देखिएगा ना, आप 7 सालों से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उठा लीजिए किसी भी एग्जाम में, आपको 60% 70% मोदी केंद्रित करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। आप उठा के देखो, देख लीजिए, सारी योजनाएं उन्हीं से निकलती हैं, संबंधित हैं। तो केंद्र में मोदी और राज्य में बीपीएससी देने जा रहे हैं एग्जाम में तो नीतीश कुमार। पहले भी हम आपको ये बताए हुए हैं, ये बढ़िया ट्रिक है करेंट को फोकस करने का, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना। बाकी मिसलेनियस चीजें हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 60% ये मायने रखते हैं, 60 से 70%। तो यहां पे देखिए 2021-22 में भारत में जीडीपी के वृद्धि दर से संबंध में कुछ अनुमान है एजेंसियों का, फरवरी 2022 के अंत के अनुमान। तो जो आपका वृद्धि दर है, जीडीपी में वृद्धि दर, तो देखिएगा ये यहां एक बॉक्स बहुत आसान कर दिया है पेज नंबर 28 में कि भाई एनएसओ का क्या है। एनएसओ ने अनुमान लगाया है 8.9, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है 9.2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगाया है 9%, ठीक है। विश्व बैंक ने 8.7, संयुक्त राष्ट्र 9.0, भारतीय स्टेट बैंक 8.8, मूडीज 9.3। तो भारतीय स्टेट बैंक और मूडीज को छोड़ दें तो एनएसओ, आरबीआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, इसके जो अनुमान बताए गए हैं, इसमें से तो किसी का करके पूछ सकता है। डब्ल्यूटीओ के, वर्ल्ड बैंक के अनुसार, आईएमएफ के अनुसार, है ना, भारत में जीडीपी का कितना वृद्धि दर अनुमानित है। तो इस तरीके से यहाँ कम से कम आप चाहें तो भारतीय स्टेट बैंक और मूडीज स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी चारों पांचों संगठन का जो दिया हुआ है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वैसे एनएसओ को ध्यान रखना 8.9, बाकी पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। मूडीज और भारतीय स्टेट बैंक से उसके अनुमान अभी तक कभी एग्जाम में हमको दिखाई दिए नहीं है। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि चाहे तो एसबीआई और मूडीज छोड़ सकते हैं, बाकी आप देख लेना। पेज नंबर 28 तक काम हो गया है। पेज नंबर 30 में देखिए आप, पेज नंबर 30, उसमें नवीनतम सामान्य ज्ञान दिए गए हैं, जिसमें आपको एक है डिफ एक्सपो, डिफेंस एक्सहिबिशन के बारे में, उसको पढ़ लेना। बाकी आप विश्व बैंक के भारत के प्रमुख जुनैद अहमद, अब इस बैंक के उपाध्यक्ष, आप चाहें तो जुनैद अहमद को भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी टाटा सन्स के चेयरमैन छोड़ दीजिए। प्रोफेसर हसमुख आधिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन छोड़ दीजिए। एस किशोर, कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन छोड़ दीजिए। प्रोफेसर एम जगदेश कुमार, यूजीसी के चेयरमैन, इनको देख लीजिए। बाकी आप छोड़ दीजिए इस पेज में जो भी है, ठीक है। पेज नंबर 30 में केवल आप यूजीसी के चेयरमैन को ध्यान रखें, जुनैद अहमद को ध्यान रखें और डिफेंस एक्सहिबिशन को ध्यान रख सकते हैं। पेज नंबर 31 में अगर आप आए, पेज नंबर 31 में, तो आप जी अशोक कुमार, देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक, इनको ध्यान रख सकते हैं। आप एस उन्नीकृष्णन नायर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक, इनको ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। माधवीपुरी बूच, सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 32 में अगर आप जाएं, तो पेज नंबर 32 में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ, जो भी राज्यों की झांकी वहां पर प्रेजेंट की गई थी राज्य के हिसाब से, उसमें यूपी ने अव्वल स्थान अर्जित किया है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे मेघालय। जहां तक रही बात बिहार की, तो बिहार के तो कई वर्षों से झांकी ही शामिल नहीं हुई है। पता नहीं यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं,
है ना। टीम जो बनती होगी समीक्षा के लिए कि क्या प्रोजेक्ट दिया जाए कि हमारा गणतंत्र दिवस में शामिल हो मेरा झांकी हमारे राज्य का। कई वर्षों से बिहार की झांकी शामिल नहीं हुई है, यहाँ के पता नहीं ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, कैसे किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, उनको फुर्सतें नहीं है कि बिहार की संस्कृति को गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल भी नहीं हो रहा है। नंबर 1 2 3 तो छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। खैर ये शिकायत है हम लोगों की, बाकी आप इस पेज में छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पेज में बाकी चीज आप छोड़ सकते हैं। पेज नंबर 33 में भी अब बस इतना है, 33 में भी है काम की चीज आपके लिए। एक तो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय संयुक्त अभ्यास, इसको देख लेना है। भारत एवं ओमान की वायुसेनाओं के संयुक्त अभ्यास स्टर्न ब्रिज 6, ये देख लेना है। और स्टर्न ब्रिज पे मैंने वीडियो भी दे रखा है, स्पेशली स्टर्न ब्रिज पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। और बाकी पुस्तकों में द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, शशि थरूर, ध्यान में रख के जाना। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद का, इसको भी आप, ये बुक है और ऑथर है सलमान खुर्शीद, उनको भी आप ध्यान में रख के जाना। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनक्विनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष, चाहे तो इनको भी ध्यान में रख के जा सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर एंड टर्म्स एंड कंडीशन, लॉरेन एशर, तो ये कुछ किताबें हैं और उसके ऑथर्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो देख के जाएं, ठीक है। डेट और दिवस में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चले। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं पहले ही बता दिया हूं कि नहीं दिखाई दे रहा, तो आप प्रतियोगिता दर्पण रखें, या हमारे इस वीडियो से आपको यह हेल्प मिल जाएगा कि आपको क्या छोड़ना है ना, और क्या पढ़ना है। छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सब कुछ पकड़े के चक्कर में सब छूट जाएगा, तो इसलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है। बाकी इसमें अगर एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी है 28 फरवरी को, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, पेज नंबर 34 में। 12 फरवरी 2021, ये आपको चीन में धात्विक बैल का वर्ष, ये आप देख के जाएं। अटल टनल 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी टनल, इसको आप देख के जाएं। बाकी आप छोड़ सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 35 में व्यक्ति का परिचय दिया है कैबिनेट मंत्री का, बीपीएससी के लिए आप चाहें तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। मैं देख के बता देता हूं क्या इसमें आपको ध्यान रखना है। पशुपति पारस को, पशुपति पारस कौन से मंत्री हैं? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस, ये पूरे लिस्ट में पशुपति पारस ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में राज्यों के राज्यपाल हैं, तो राज्यों के राज्यपाल में एक तो जहां जहां चुनाव हुआ है वो राज्य का राज्यपाल ध्यान रखिएगा ही, लेकिन साथ ही बिहार का जो राज्यपाल इस लिस्ट में अगर ध्यान रखना है, एक तो बिहार का राज्यपाल ध्यान रखना है फागू चौहान, उसके बाद आप गोवा का राज्यपाल, ठीक है, श्रीधरन पिल्लई, उसके बाद अच्छा केरल का भी ध्यान रखिएगा, केरल वाले तो राज्यपाल वैसे भी फेमस हैं, आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटका का राज्यपाल का भी नाम ध्यान रखना, कर्नाटका जो है काफी चर्चा में रह रहा है आजकल, कर्नाटका का भी राज्यपाल दावर चंद गहलोत, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड का ध्यान रखना, मणिपुर, सिक्किम का ध्यान रखना, इतने राज्यों का ध्यान रखना, सभी राज्यों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेज नंबर 37, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में संपन्न, नॉर्वे का पदक तालिका में शीर्ष स्थान।
अब क्या है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल में बस नॉर्वे ही ध्यान रखे सबसे शीर्ष तालिका में 16 को स्वर्ण, रजत 8, कांस्य 13 के साथ 37 पदक नॉर्वे ने जीत रखा है। पहले पोजीशन पे नॉर्वे है, दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे चीन। बस इतना ही ध्यान रखना, इसमें भारत का कहीं स्थान नहीं है। ठीक है, इस 24वें शीतकालीन ओलंपिक का जो शुभंकर है बीइंग डेवेन रीवेन है ना, ये मुंह वाला नीचे इसमें नाम लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रख के जाना। ठीक है, बीजिंग में संपन्न हुआ है चीन में ओलंपिक। 24वां शीतकालीन ओलंपिक समाप्त हुआ और उसके बाद रसिया यूक्रेन पे हमला कर दिया। ठीक है, इसमें अगर देखें तो बीजिंग शीतकालीन खेल में भारत के एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ अली ने अल्पाइन स्कीइंग की स्लेलोम और जायंट स्लेलोम स्पर्धाओं में भाग लिया था, लेकिन ये पदक तक नहीं पहुंच सके थे। तो एक खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद आरिफ अली, इनका नाम ध्यान रखना चाहें तो पूछ सकता है कि शीतकालीन ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी किसने भाग लिया था। तो मोहम्मद आरिफ अली, और इनके जो संबंध खेल है, इनसे जो खेल संबंधित है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी खेल खुद में अगर आए तो आप साकिबुल गनी को ध्यान रखना। साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी पदार्पण मैच में 13 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं, और इसलिए साकिबुल गनी का नाम ध्यान में रखना है क्योंकि ये बिहार के हैं। बिहार के, ध्यान रखेंगे, ये बिहार के हैं, इस कारण से मैं इसको प्रेडिक्ट कर रहा हूं। और इधर आपका बॉक्स में देखिए, भारत 5वीं बार आईसीसी के अंडर 19 विश्व कप का विजेता रहा है। ठीक है, अंडर 19। और इस तरीके से अगर देखें तो अंडर 19 भारत ने 1, 2, 3, 4 और ये रहा आपका 5वां। तो अंडर 19 का 5वां खिताब जीत चुका है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, फाइनल में अंडर 19 के कप्तान कौन थे भारत के, और इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ, ये ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये 5वां है। किसके खिलाफ जीता है भारत ने? तो ये इंग्लैंड को हरा के जीता है, और ये खेल जो हो रहा था वेस्ट इंडीज में हो रहा था। तो ये पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मोटा मोटी आपको भारत के 5वीं बार आईसीसी के अंडर 19 विश्व कप का विजेता भारत बना है, इसको आपको ध्यान में रख के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 39, भारत का 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच हो गया है। इस बॉक्स को भी आप ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 39 में भारत का 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच, ये टॉपिक को पढ़िएगा तो डिटेल्स पता चल जाएंगे। बाकी आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप ढीठे छोड़ दीजिए, ढीठे छोड़ दीजिए। ठीक है, सब छूटेगा। नहीं छूटेगा, ये भी छोड़ दीजिए। ये भारत के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंदा ने एक मुख्य मुकाबले में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया, इसको ध्यान में रख सकते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्ष 2023 के सत्र की मेजबानी भारत करेगा, ये आप टॉपिक ध्यान में रख के जा सकते हैं। बाकी आप ढीठे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेज नंबर 40 तक काम हो चुका है। इधर आपका करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की विविध पारंपरिक नाट्य शैली आप चाहें तो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पे काम करें अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। भारत की प्रमुख नदियां हैं, आप चाहें तो इस पे अपना सेल्फ मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रतियोगिता दर्पण में डाटा देख के तैयारी नहीं होता है, इसके लिए बेसिक का अध्ययन करना पड़ेगा ठीक से बैठ के। भारत में ये सब लेख हैं, आप लेखों को पढ़ें छोड़ें। फिलहाल तो एग्जाम का टाइम है, अभी तो लेख पढ़िए तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये अस्मरणीय तथ्य जो मैंने अभी चर्चा किया वही दिया हुआ रहता है, आप रिवाइज के लिए इसे पढ़ सकते हैं। अस्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सब लेख है, आप चाहें पढ़ें या छोड़ें, अभी एग्जाम के टाइम। हाँ, यहां देखिए पेज नंबर
67 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं वर्तमान टाइम में सुर्खियों में रहा है। तो इससे क्या हो सकता है कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जोड़ के। होयसलवेश्वर मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है, किसने बनवाया, कब बना, तो इसलिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पे मैंने अभी चर्चा किया ही। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये करेंट्स में कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं, किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहे हैं, इस कारण से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके कोर सब्जेक्ट से लिंक हो रहे हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य के बारे में बता ही रहे थे, तो ये सुर्खियों में रहने वाली चीजें हैं, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, बिल्कुल पढ़ के जाएं सुर्खियों में रहने वाली चीजों को। इसमें हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, ये सुर्खियों में ही आपके कोर सब्जेक्ट से जुड़ सकता है। जो भी सुर्खियों में है, कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपसे कभी प्रश्न पूछा ही नहीं, हमेशा से ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण रहे हैं। यूनेप हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए बिल्कुल करके जाए। पेज नंबर 70 हो, 69 हो, 68 हो, ये सब आपको पढ़ के जाना चाहिए। 67, 68, पेज नंबर 69, 70 ये एकदम महत्वपूर्ण है। 71 महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक स्थल एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व चाहे तो पढ़े, इतिहास का अध्ययन तो प्रतियोगिता दर्पण से नहीं होगा। ठीक है, ये करेंट के मैगजीन है और इन सब का अध्ययन के लिए स्पेशली करेंट के लिए होता है। सब्जेक्ट का अध्ययन तो टेक्स्ट बुक पढ़ के कीजिए, है ना, क्लास किसी अच्छे टीचर का सहयोग लीजिए, है ना। कोर सब्जेक्ट पढ़ना है तो करेंट अफेयर्स के लिए ये सब मैगजीन सफिशिएंट है, ना कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए। भारत का विदेश व्यापार अप्रैल दिसंबर 2021, 76 नंबर पेज। आप चाहें तो इस लेख को ध्यान में रख सकते हैं, इससे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक ओवरऑल व्यू बनेगा। ठीक है, बाकी इधर हम रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई करंट के लिए हमको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आपको हम थोड़ी लेख पढ़ने के लिए कहेंगे एग्जाम के टाइम में। लेख पढ़ना है, शौक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या आपको मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। लेख के अलावा क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो भी प्रतियोगिता दर्पण में आपको क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के दिए गए हों, ठीक है, स्मरणीय तथ्य ये मेरे एजेंडे में नहीं है करेंट का, ये सब्जेक्ट से स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, और इसके लिए हम रटा रटुआ वाले चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते। तो ये सब चीजें पढ़ के क्या कीजिएगा, इसको पढ़िए, चाहे कुछ किताब का डाटा पढ़िए। इन सब चीजों का नॉलेज के लिए टेक्स्ट बुक बहुत बढ़िया है। आप चाहेंगे तो रिवाइज के लिए सार संग्रह देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आधार बना लीजिएगा नॉलेज का, तब तो धोखे में चले जाइएगा आप। अब ये देखिए क्वेश्चंस कुछ आपको इस तरह के मिलेंगे प्रतियोगिता दर्पण में। पेज नंबर 107 में देखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी का परीक्षा। तो जो इसमें क्वेश्चन जीएस के दिए हुए हैं उसे जरूर पढ़ के जाएं, जीएस वाले क्वेश्चन देख के जाएंगे, जीएस का क्वेश्चन देख के जाएंगे। ये जो भी सेट अप्रैल के प्रतियोगिता दर्पण में दिया है, मैं मोटा मोटी एक एक पेज पे बात करने से ज्यादा बेहतर है कि लगभग करंट पे मैंने आपको दिशा दे ही दिया अप्रैल में। बस इतना ध्यान रखना कि अप्रैल मैगजीन में जो भी करंट, जो भी एग्जाम के पेपर दिए हुए हैं, उस पेपर का जो जीके जीएस वाला क्वेश्चन होगा उसको देख के जाइएगा, उसके करेंट को भी देख के जाइएगा। ठीक है, इस बात का, बाकी क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन जीएस आप देख के जाइएगा बीपीएससी का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो केवल जीएस वाले क्वेश्चन जिस भी सेट में मिलेगा उसे आप बना लीजिएगा। आगे देखिए सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जीएस के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, डीटे बनाने हैं, छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं सब समान अध्ययन। तो इसमें मध्य प्रदेश वाले में क्या कीजिएगा, स्पेशल मध्य प्रदेश का क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीएस का।
और जो मैं कह रहा था रिवर्स रेपो सुर्खियों में, रिवर्स रेपो दर अभी बता रहा था, ये सब ट्राई पार्टी रेपो, कॉल मनी दर पेज नंबर 144 में देख लीजिएगा। समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको निश्चित रूप से वर्क करके जाएं इस पे, पेज नंबर 145, पेज नंबर 146, इस सब पे आपको काम करके जाना है। माने जो भी क्वेश्चंस जीएस वाले हैं उस पे काम करके जाना है। उद्योग, बैंक और व्यापार, इसमें भी कुछ करेंट के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सेक्टर से होते हैं इंपॉर्टेंट, इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये टॉपिक छोड़ सकते हैं, पेज नंबर 151 आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्र वाले क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, स्पेशली ये पीजीटी के लिए है, छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है, पीजीटी वाला छोड़ दीजिए। वाणिज्य का सेट छोड़ दीजिएगा, न कि लगिएगा अपना उसी में मुंह गोता लगाने, कोई फायदा नहीं होगा। उसके अलावा तो ये तो कोयला मंत्रालय, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रणाली प्रयोग सब चाहें तो पढ़ सकते हैं, अभी एग्जाम का टाइम है, छोड़िए इसको। क्या आप जानते हैं तो अपने नॉलेज के लिए इसको जरूर पढ़ लीजिए एक बार, ठीक चीज़ है। अपना ज्ञान बढ़ाइए, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पढ़िए, छोड़िए इस सबको, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपका आगे जाइएगा प्रतियोगिता दर्पण में तो पता चलेगा कि एमपी पे मध्य प्रदेश का स्पेशल सेगमेंट दिया हुआ है प्रतियोगिता दर्पण में, वो आपके लिए कोई जो ही नहीं है। अभी आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी इंडिया लेवल का क्वेश्चन एग्जाम देने, एमपी देने जाएंगे तो एमपी के इंफॉर्मेशन के लिए ये जो आपका प्रतियोगिता दर्पण में सेगमेंट एमपी का दिया वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन फिलहाल बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसके बाद जो भी चीज़ें हैं आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी देखिएगा तो कई पेज में एमपी पे स्पेशल वर्क किया हुआ है। तो लगभग अप्रैल के प्रतियोगिता दर्पण आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि उसमें क्या छोड़ना है, ठीक है। और इससे आपको एग्जाम में लाभ मिलेगा, इससे आपको ये भी लाभ मिलेगा कि आपके टाइम काफ़ी बचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो अगर मई का अगर मैगजीन आ जाता है तो उस पर भी हम आपको वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल ये बताए गए तरीके पे अपना एक वर्क कीजिए, उसमें कुछ वैल्यू ऐड डालना चाहें तो निश्चित रूप से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।